अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इमरान याकूब खान साहब और जफर हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। 10 का इलेक्शन जो इससे पहले जब हुआ था तो आपको याद होगा कि मुतनाज़ हुआ, फिर इलेक्शन कमीशन में बात गई और फिर मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। इलेक्शन कमीशन ने और सुप्रीम कोर्ट ने एक ही फैसला दिया कि यहाँ पर पूरे हल्के में दोबारा इंतखाब हों, जो कि PMLN की इस्तदा थी। और आज ये इंतखाब हुआ। अल्लाह का शुक्र है कि आज बखैर वाफियत हुआ, कोई नाखुशगवार मेजर वाक़या ऐसा पेश नहीं आया। पुरअमन तरीके से पोलिंग भी हुई और उसके बाद अभी तक के अगर नताइज की बात की जाए, जो कि गैर हतमी और गैर सरकारी हैं और अभी मुकम्मल भी नहीं हैं, लेकिन जो अभी तक नज़र आ रहा है उसके मुताबिक 198 पोलिंग स्टेशन के नताइज आ चुके हैं, जिसमें PMLN आगे दिखाई दे रही है। और इनकी जो उम्मीदवार हैं, खातून उम्मीदवार, इन्होंने तकरीबन 64,000 वोट जो हैं वो हासिल कर लिए हैं, जो कि PTI के उम्मीदवार से खासे ज़्यादा हैं। सवाल ये है कि अगर जैसे कि ट्रेंड नज़र आ रहा है कि PMLN ये 10 का इलेक्शन जीतने में कामयाब हो जाएगी, तो फिर इसके बाद क्या सूरत हाल होगी, इसको किसकी जीत तस्वुर किया जाए, इस जीत के क्या असरात होंगे, क्योंकि कंटिन्यूसली हमने देखा है कि ज़िमनी इंतखाबात में जो हुक्मरान जमात है उसको शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसकी क्या वजूहात हैं ये भी जानने की कोशिश करेंगे और ओवरऑल क्या इससे अपोजिशन कोई फ़ायदा उठा सकेगी, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले इसी हवाले से गुफ्तगू करते हुए, इमरान साहब, ये रिजल्ट्स आ रहे हैं, कोई आपको गैर मुतवक्किल लग रहा है या एक्सपेक्टेड था कि PMLN ऑब्वियसली जीत सकती है, उन्हीं की सीट थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, एक्सपेक्टेड था। मुझे तो लगता था, पहले भी हम इस प्रोग्राम में भी डिस्कस करते रहे कि PMLN ये सीट जीत लेगी। और ख़ास तौर पे मैंने पहले भी कहा था कि हमजा शहबाज के आने के बाद नून लीग की पोजीशन पहले से मुस्तहकम हुई है, क्योंकि उनकी ऑन ग्राउंड पेनिट्रेशन ज़्यादा है, इसलिए मुस्लिम लीग नून को ये फ़ायदा होना था। लेकिन इससे भी बड़ी बात जो है वो मैं ये ज़रूर आपके साथ यहाँ शेयर करना चाहूँगा कि बड़ी आपने इंट्रो में जिक्र किया कि अच्छी बात है, खुशी की बात है कि आज बहुत अच्छे तरीके से इलेक्शन जो है उसका इनेकाद हो गया, पुरअमन तरीके से हुआ, कोई बेज़ाब्तगी इतनी बड़ी नहीं, कोई शिकायत नहीं हुई। लेकिन मेरा सवाल ये है हिलाली साहब कि अगर ज़िमनी इलेक्शन में इस तरह का माहौल बना लिया जाता तो आज अवाम के करोड़ों रुपए तो ज़ाया ना होते। यही इंतजामिया थी, यही मैनेजमेंट थी जो पिछली दफ़ा जब 2 कीमती जानें भी चली गई, करोड़ों रुपए दोबारा खर्चा भी आ गया, ये सारे मामला तो हो गए, तो उससे बचा जा सकता था अगर ये इदारे पिछली दफ़ा भी अपना काम पूरी ईमानदारी से करते। तो इसका मतलब ये है कि वैसे लाली साहब तो इस फैसले के भी इतने हक में नहीं थे। उनका ख्याल ये था कि जिन पोलिंग स्टेशंस का कोई गड़बड़ लगती थी वहाँ पे करवा लेते। लेकिन मैं उन्हीं के पास जाते हुए उन्हीं का ही पॉइंट ऑफ व्यू लेती हूँ। लाली साहब, व्हाट डू यू सी? आप इस पर भी कमेंट कर लीजिएगा। और फिर ये भी, PMLN जीत रही है, आपके ख्याल से ये कोई बहुत बड़ी कामयाबी है उनके लिए? देखिए, 2 बातें हैं। पहले तो 100 पोलिंग बूथ से अब तक वोट्स नहीं आए हैं, और आपको पता है कि 100 पोलिंग बूथ्स इट्स 1/3 और 1/3, तो लेट्स वेट, इसलिए कि बहुत सारे एक्यूजेशंस तो अभी से ही शुरू हो गए हैं इस हद तक कि वो इनकी जो स्पोक्समैन है पंजाब गवर्नमेंट की, मोहतरमा वो जो है फिरदौस आशिक अवान साहिबा, वो हाँ, वो तो ऑलरेडी उन्होंने कोई कंप्लेंट टेक्स किया है रिगार्डिंग पार्शियलिटी। लेट्स सी, देखें ये क्या होता है। मगर एक चीज़ तो मैं ज़रूर ये कहूँगा, ये पार्टी ने, दैट इज़ द PMLN ने 40,000 वोटों से इस सीट को जीता था 2018 में। मैं समझता हूँ कि अगर इस वक्त उनका लीड 10-15 हज़ार है, अगर 20,000 से भी जीत जाए तो इसका मतलब ये है कि उनका जो मेजॉरिटी है इट हैज़ बीन कट बाय हाफ। अब आप सोचिए तो सही एक बात पे कि इससे बुरा 2.5-3 साल पाकिस्तान के पूरे एग्जिस्टेंस में हुआ है। मैं नहीं समझता हूं इससे बुरा 2-3 साल ऐसे गुजरे हैं जिसमें पैंडेमिक हो, हर किस्म कर्जों हैं, इन्फ्लेशन हो, हाइपर इन्फ्लेशन हो, ब्यूरोक्रेटिक मॉडल हो, हर माने कि क्या नहीं हुआ, मगर फिर भी इन्होंने अपनी मेजॉरिटी को, आधी मेजॉरिटी इन लोग खो गए। क्यों खोए हैं भाई? अब आप कहेंगे कि इसलिए खो गए हैं कि ये गवर्नमेंट में नहीं थे। नो, दैट्स वेरी बैड। अगर गवर्नमेंट में नहीं थे इसके माने सब इलेक्शंस ऐसे ही होते हैं कि गवर्नमेंट में हो तो सब लोग जीत जाते हैं इसलिए कि वो कोई फिडलिंग होती है। मेरे ख्याल में अगर ये इलेक्शन
20,000 से भी ये लोग हारे पीटीआई, फिर भी उनको मायूस नहीं होना चाहिए, इसलिए कि ये 2-3 साल मैं समझता हूं पाकिस्तान के हिस्ट्री में इतना बुरा 2-3 साल इतना टफ टाइम नहीं था। अच्छा हिलाली साहब, गुजारिश ये है कि ये हिलाली साहब गुजारिश ये है कि ये जो लीड है इसका फैसला, पहली बात तो ये है कि उस पे अभी 1/3 रहते हैं, चले। दूसरी बात ये है कि 40,000 या 20,000 की लीड का फैसला तो उस बात पे होगा कि टोटल वोट कॉस्ट कितने हुए हैं। अगर टोटल वोट कॉस्ट ही पहले से कम हुए हो और उस लिहाज से उनकी लीड भी कम हुई हो, तो फिर आपकी जो आपने थ्योरी पेश की है उसकी कोई अहमियत नहीं रहती। लेकिन अगर वोट ज्यादा कास्ट हुआ हो या उतना ही कास्ट हुआ हो और उनका मार्जिन कम हो, तो फिर जरूर उनके लिए सोचने की बात है कि अपोजिशन जो है उसके वोट कम क्यों। यानी आप कह रहे हैं कि परसेंटेज पे हम देखेंगे कि पहले कितने परसेंट उनको। तीसरी बात मुझे नहीं, सुनिए मेरी बात, मैं स्ट्रेस इसलिए कर रहा था कि जिस तरीके से ये 2-3 साल गुजरे हैं, मैं समझता हूं अगर वो स्ट्रेस कभी था ही नहीं हमारे हिस्ट्री में, मैं कह रहा हूं अ पैंडेमिक और वर्ल्ड रिसेशन और कर्ज और क्या नहीं, और न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, इनएक्सपीरियंस, ठीक। लेकिन इसके बावजूद भी वो इतने, अगर आप समझ रहे हैं कि वो सिक्योर कर रहे हैं, तो ये है, यानी वो कह रहे हैं कि आधा ग्लास पीटीआई के लिए भरा हुआ है, वो देखें, और पीएमएलएन देखे कि आधा ग्लास उनका खाली है। लेकिन समीना जो सबसे अहम बात है वो ये है कि ये देखें कि ये शायद मेरा ख्याल है जिस तरह लाली साहब ने कहा ना कि पाकिस्तान में पहली दफा है, तो ये भी पहली दफा ये है कि जो हुकूमत वक्त है, जो वफाकी हुकूमत भी उसी की है, पंजाब हुकूमत भी उसी की, और वो धांधली की शिकायत करेगी, जनाब मारे गए, लूटे गए, हमारे खिलाफ धांधली होगी। तो ये भी बड़ी एक अजीब बात है। आम तौर पे अपोजिशन हमेशा ये इल्जाम लगाती है कि जनाब हुकूमत ने धांधली की है। यहाँ उल्टी गंगा बह रही है कि हुकूमत भी इनकी है, और अगर मोहतरमा फिरदौस आशिक अवान साहबा ये कहती हैं कि जी धांधली हुई है, तो फिर आप वो जो तहफुजात का इजहार कर रही थी, क्या आप समझते हैं कि वो पहले से एक ग्राउंड तैयार कर रही थी कि भाई हाँ अगर ये कुछ ऐसा हो तो हमारे पास कुछ फेस सेविंग के लिए हम भी बात कह सकें, क्योंकि सबने ऐसी फेस सेविंग करनी है। बिल्कुल ऐसे ये असल में तो वो फेस सेविंग ही थी कि जनाब हमने तो देखे ना, दोपहर को ही कह दिया था कि हमारे साथ ये ज्यादती हो रही है। तो पहले से ग्राउंड है जी। बात ये ना, हिलाली साहब है तो एक लतीफ़ा के एक खातून थी ना, तो उसकी बेटी घर से चली गई, तो मोहल्ले की खवातीन आई अफसोस के लिए, उन्होंने कहा बड़ा अफसोस हुआ तुम्हारी बेटी घर से चली गई है। उसने कहा यार चली तो गई है लेकिन थी बड़ी करनी वाली। उन्होंने कहा जी वो कैसे? कहते उसने रात को ही मुझे बता दिया था, माँ कल 2:30 चोई ने नहीं रहना। तो वो पेशबंदी कर दी है फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने आपके ख्याल से। लेकिन हिलाली साहब आपको क्या लगता है फिर क्या इससे ये नतीजा निकाला जाए कि जो कंटिन्यूसली हुआ है ना, ये सिर्फ एक इलेक्शन की बात तो नहीं है, लेकिन सारे ही जो बाई इलेक्शंस हैं वो जो गवर्नमेंट है ऑलमोस्ट वो हारती ही रही है पिछले जो 1-1.5 साल में हुए हैं, तो इससे क्या ये देखिए ये जो अपोजिशन है ये 20-30 साल से पंजाब में हुक्मरां किया है इन्होंने। इन लोगों के पास बैकग्राउंड है, ब्यूरोक्रेसी है, कॉन्टैक्ट्स है, कनेक्शंस हैं, चोरी किया हुआ पैसे हैं, जजेस, ज्यूरी, सब लोग इनके साथ हैं। ये तो एक ये सबको पता है। तो ये जो आया है नया टीम जिसका सरबराह जो है, एक दिन उसने मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में नहीं पता है, डिविसिव पार्टी है, कोलिशन पार्टी है और इंडिपेंडेंस के साथ मेजॉरिटी लेके बैठी है। इट्स अ वेरी डिफरेंट गेम उनके लिए। तो बड़ा मैं तो समझता हूं कि अगर मैं कहता हूं, फिर मैं कह रहा हूं, अगर जैसे इमरान ने कहा ये सही है, वोट इट डिपेंड्स हाउ मेनी वोट्स फॉर कॉस्ट, मगर हम उसको कंपैरेटिवली कर सकते हैं। अगर इनकी वोट इनका विक्ट्री जो है असेस्ड मैथमेटिकली अगर 20% वाइज तो पता चल जाएगा कम हुआ है, तो मेरे ख्याल में इट्स नॉट अ बैड परफॉर्मेंस। ये इसका मतलब इमरान साहब आपको क्या लग रहा है, अगर ये अच्छा परफॉर्म करें तो गुड। इमरान साहब आपको क्या लग रहा है, कंटिन्यूसली जो बाई इलेक्शंस हम देख रहे हैं, और सिर्फ पंजाब की बात नहीं है, हमने और भी सूबों में देखा है जो बाई इलेक्शंस हुए, गवर्नमेंट हार रही है, वो किस चीज को रिफ्लेक्ट कर रही है? ये बात मैं यही जिक्र करने लगा था कि चले ये पंजाब में तो हिलाली साहब के बकौल जी मुस्लिम लीग नून का बड़ा होल्ड है,
नौशहरे में जो हुकूमत आ रही है अपने वहां पे सीट खटक के इलाके में अच्छा अब हिलाली साहब एक्सक्यूजेस तो फिर बहुत होते हैं ना, असल तो ये है कि रिजल्ट क्या हुआ एट द एंड आप खुद कहते हैं नहीं, लेकिन इसी में गिलगित बल्तिस्तान जीता भी तो है ना पीटीआई ने, ये भी तो हुआ है। मेरी गुजारिश सुनो, हम अभी खुद कहता है गिलगित बल्तिस्तान में जिमनी इलेक्शन नहीं हुए थे, वहाँ आम इंतखाबात हुए थे, हम जिमनी इलेक्शन की भी मैं वैसे बात करूं कि अगर हम ये देखें, मेरी गुजारिश, आपने सवाल जिमनी इलेक्शन का किया मेरा पॉइंट ये था कि जैसे हम जिमनी इलेक्शंस के बारे में ये कहते हैं कि जिसकी गवर्नमेंट होती है वो जीते हैं, इसी तरह हम कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान के बारे में भी यही कहते हैं, लेकिन वहां पर हमने देखा पीटीआई जीत रही है, लेकिन बाई इलेक्शंस पीटीआई हार रही है। गुजारिश ये है कि आप ये देखें कि गिलगित बल्तिस्तान में भी उस मार्जिन से नहीं जीते जिस मार्जिन से पहले वफाकी हुकूमत जीता करती थी। कश्मीर में आपकी हुकूमत उस तरह ख़त्म नहीं हुई, पहले तो होता था वफाकी हुकूमत जो आती थी फौरी तौर पे दूसरे उसमें शामिल होकर तो वो सारी हुकूमतें बन जाती थी। अब यहाँ अगर आप इलेक्शन हार रहे हैं तो उसकी बुनियादी वजह ये है कि आपकी परफॉर्मेंस से लोग खुश नहीं। महंगाई खास तौर पे ये जो पहले शेख रशीद साहब ने परसों का, कल गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने भी कह दिया कि हमारा मुकाबला अपोजिशन से नहीं, हमारा मुकाबला महंगाई से है। असल में लोग महंगाई से तंग आ चुके हैं और लोग ये समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत, अब देखिए आम आदमी को जो रेहड़ी वाला है, मजदूरी करने वाला है, आम आदमी उसको पेंडेमिक से उतना वो नहीं उस बात की परवाह करता कि ये पेंडेमिक की वजह से है। उसको ये है कि उसके बच्चों के लिए दूध होना चाहिए, उसके बच्चों के लिए खाना मिलना चाहिए, बुनियादी ज़रूरियात वो बुनियादी ज़रूरत का जिम्मेदार समझता है हुकूमत वक्त को। हिलाली साहब पिछले 1 साल से जो यहाँ शोर मचाते हैं कि अल्लाह के बंदो छोड़ो सारी बातें, उन्हें पैसे दो, उन तक खाना पहुँचाओ। यकीन करें अगर उन तक खाना पहुँच जाता, उन तक पैसे पहुँच जाते तो आज शायद तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में इतनी कमी ना होती। ये जो हम रोज मुख्तलिफ सर्वे, लेकिन वो लोग तो कहते हैं, वैसे बात फिर कहीं और निकल जाएगी, लेकिन उन्होंने कहा है कि एहसास प्रोग्राम या कैश प्रोग्राम के जरिए करने की कोशिश तो कीजिए। हिलाली साहब, मैं एक चीज़ बताता हूँ, मैं आपको इस प्रोग्राम में जब पहले दफ़े इमरान खान आया था कराची, तो मैंने किसी को कहा कि मैं भी आना चाहता हूं, तो उन्होंने मुझे दावत दी, तो मैं गया था। तो मैंने उससे कहा था, मैंने कहा इमरान प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारे घर के कोई 200 गज़ के फासले पे एक हंगामी मजलिस होता है हर रात, ये बेगर्स के, गरीब लोगों का, और वो बेचारे रोड से अनाज उठा के खाते हैं, वो गंदम जो गिरता है ट्रक से जो जाते हैं उसको उड़ाते हैं और दाल उसको उठाते हैं और पकाते हैं रोड के साथ। मैंने कहा खुदा के लिए इनको पनाह दें, खुदा के लिए इनको खाना दें, कुछ दें। मैंने कहा अगर आपके पास पैसे गवर्नमेंट के पास नहीं है तो हम लोग जो इर्द गिर्द रह रहे हैं हमारे से पैसे लें, मानी द हाउस कीपर, इसलिए कि हमारे कुरान शरीफ में लिखा है कि आप खुद पेट ना खाए जब तक कि गरीब आदमी आपका हमसाया नहीं खाया हो। मैंने कहा अंडर दैट एक लॉ बनाए और हमारे से पैसे लें। देखिए किया थोड़ा सा किया ना, ये पनागर और जो भी है ये जो आजकल हो रहे हैं, और कोविड में भी पैसे वगैरह भी दिए। मैं नहीं कहता कि मेरा सजेशन था, मैं कह रहा हूं कि मे भी उनके दिमाग में तो देखिए, और फिर एहसास प्रोग्राम में जबरदस्त बड़ा पैसे उनके पास जा रहे हैं। तो किया है कोशिश जितना हो सकता है, मगर अगर आपका फाइनेंस मिनिस्टर आपको आके कहे कि मैं प्रिंट नहीं कर सकता पैसे, IMF ने कहा है तुम हरगिज छाप नहीं सकते हो नोट, तो सर हम छाप नहीं सकते और हमारा खजाना खाली है, तो वो क्या कहेगा? हिलाली साहब अब यही शोर करेगा ना कि क्यों खाली है। हिलाली साहब आप भले ही नोट ना छापे, कहते हैं कि हिलाली साहब आप भले ही नोट ना छापे, मुझे आप ये बता दें कि गुड गवर्नेंस पे तो पैसे नहीं लगते, क्या गुड गवर्नेंस पे भी पैसे लगते हैं। अगर आप गवर्नेंस बेहतर कर लेते तो इसी सिस्टम में रहते हुए, इसी बजट में रहते हुए बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। ये बात नहीं है कि मसाइल बिल्कुल हल ही नहीं हो सकते। चलिए अब ये डिस्कशन थोड़ी दूसरी तरफ भी चली जाएगी, लेकिन बात वो ये है कि गवर्नेंस में भी कुछ रुकावटें हैं, मईशत में भी कुछ रुकावटें हैं, लेकिन वो फिर रुकावटें भी दूर की जा सकती थी या नहीं, इस पे एक अलग डिबेट आ जाएगी। लेकिन अब मेरा आगे जो सवाल है इन्हीं से निकलता हुआ, इमरान साहब आपको क्या लग रहा है कि जो बाई इलेक्शंस हैं, जो आगे का ये हमें ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं, क्या ये आइंदा आम इंतखाबात का एक कर्टन रेजर है? हम समझें कि अब जो ये जीत रहा है अगले इंतखाबात उसी की तरफ जाते नजर आएंगे?
देखिए, इसको आप किसी हद तक तो इस बात को आप कर सकती हैं कि इसका रिफ्लेक्शन हो सकता है, लेकिन हर इंतखाबात की अपनी एक साइंस होती है और एक टेम्पो बनता है। ठीक है। अभी वो टेम्पो बना नहीं, आप ये कह सकती हैं कि वो टेम्पो बनना शुरू हो गया। ठीक है। लेकिन अगर वजीर आजम इमरान खान साहब ने अगले अपने जो उनके 2 साल रह गए उसमें भी यही सूरत हाल रखी जो माजी में रही है, तो फिर तो आप लिख लें कि ये टेम्पो यही आगे कंटिन्यू करेगा। अच्छा। लेकिन अगर वो परफॉर्मेंस बेहतर कर गए, अगर वो कोई बेहतरी ला गए, अगर गरीब के लिए कुछ कर गए, तो फिर इसमें चेंज हो सकता है। ठीक है। हिलाली साहब, आपका इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? आप समझते हैं कि ये जो ट्रेंड्स हैं ये यही शो कर रहे हैं कि अगली गवर्नमेंट पीटीआई को बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है? देखिए, ये तो मानना पड़ेगा कि हर प्रोजेक्शन जो है वो बता रहा है कि पाकिस्तान का ग्रोथ रेट वही 1.5, 2, 3 ज़्यादातर % बढ़ेगा। तो मेरे ख्याल में ये 2-3% कुछ नहीं है, और कीमतें भी बढ़ेंगी इसलिए कि हमें पता चल गया है कि हमारी इकोनॉमी बैठ गई है। वी आर बैंकक्रप्ट, एसेंशियली हम बैंकक्रप्ट हो गए हैं। अब देखिए, ऐसे सिचुएशन में कौन आके, किसके पास वो अलादीन का ये है कि उसको जाके सब चीज करे और ठीक हो? बिल्कुल नहीं। मैं समझता हूं ये 5 साल, इंशाल्लाह इसके 5 साल गुजरे जो गुजरेंगे, इट विल बी अ वेरी वेरी टफ ईयर। और बेशक इस पे लोग शायद सोचें कि इनकी गवर्नमेंट का कसूर है, हो सकता है, और है भी कुछ हद तक, मगर ये कहना कि ये तबाहकुन है, नहीं। देयर हैज नेवर बीन कि हमारे तारीख में इतना डिफिकल्ट पीरियड इन पाकिस्तान हिस्ट्री, नेवर। तो आप समझते हैं कि जो इफ्स एंड बट्स हैं, जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उनको भी देखना पड़ेगा और फिर ही उनकी परफॉर्मेंस को एवेल्युएट किया जाए। लेकिन बहरहाल इसमें ये भी एक बड़ा फैक्टर है, ब्रेक की तरफ मुझे जाना, लेकिन एक फैक्टर ये भी है बीच में कि फिर अगर ये नहीं तो फिर अगली ऑप्शन क्या है, ये भी एक बड़ा सवाल होता है। लेकिन इस पर हम एक अलग से डिस्कशन रख लेंगे किसी वक्त। अभी एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो बात करते हैं उस क्राइसिस की जो कि कल हमारे दोनों पैनलिस्ट इस बात पर मुत्तफिक थे कि वो खुद इमरान साहब ने अपने लिए क्रिएट किया, यानी जहांगीर तरीन साहब का क्राइसिस। इसका क्या होने जा रहा है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। एक और मामला जो हुकूमत के सामने वो जहांगीर तरीन का है, क्योंकि ना सिर्फ ये कि वो खुद खफा हैं बल्कि कल उन्होंने एक पावर शो भी किया है डिनर पर अपने हम ख्याल लोगों को बुलाकर, और आज वो उनके साथ पेशी पर भी मौजूद थे। तो सूरत हाल ये है कि अब सब लोग इस बात की तरफ नजरें जमा के बैठे हैं कि जहांगीर तरीन का अगला लाहे-अमल क्या होगा। क्या ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं जहांगीर तरीन के लिए? क्या इन्हें अपनी सीटों से हाथ धोने पड़े या इमरान खान के खिलाफ खड़े होना पड़े? तो क्या ये लोग ये भी कर गुजरेंगे, या फिर ये पावर शो सिर्फ एक दिखाने के लिए ही है, इसका कोई अमली तौर पर उनका इरादा नहीं है कुछ टफ टाइम देने का गवर्नमेंट को? कुछ इसी बारे में बात कर लेते हैं। और हिलाल साहब, पहले आपकी तरफ आते हुए, आपको क्या लग रहा है जहांगीर साहब के मसले का ये हल हो जाएगा कुछ ना कुछ, या फिर आपको लग रहा है ये और फैल रहा है और ये एक रियल कोई डेंजर बन जाएगा पीटीआई गवर्नमेंट के लिए? देखिए, पहली बात यह है कि हमें समझना चाहिए कि एक्चुअली ये क्या बात क्या है, डिस्प्यूट किस चीज़ पे है। और इस पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2 व्यूज़ हैं लोगों के। एक व्यू तो ये है कि 2 इंसान हैं, 2 लोग हैं जो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, जो प्राइम मिनिस्टर के इर्द गिर्द बैठते हैं। एक का नाम है आजम खान और दूसरे का नाम है शहजाद अकबर। सुना यह है कि एक वक्त आजम खान का और जहांगीर तरीन का तू मैं भी हुआ, इसलिए कि आजम खान ने उसे कहा था कि तुम सीधा प्राइम मिनिस्टर को नहीं मिल सकते, मुझे यू हैव टू गो थ्रू मी, मैं उनकी अपॉइंटमेंट्स फिक्स करता हूं और ये कॉल्स वॉल्स सब चीज। तो उसके बाद उस पर उनकी कोई झड़प हुई थी, और उस वक्त से फीलिंग ये है सर्टेनली जहांगीर तरीन का कि ये इंसान जितना भी इसका पावर है वो इस्तेमाल कर रहा है कि जहांगीर तरीन को तकलीफ देने के लिए, मिसाल के तौर तो वो समझता है कि उसका एक दुश्मन है। अब दूसरा व्यू ये है कि नहीं, दे जनरल डिससैटिस्फैक्शन है, खास तौर पंजाब में और ख़ास तौर बुज़दार के ख़िलाफ़, कि यार ये क्या हो रहा है। और इधर भी ज़्यादातर लोग जो ये कंसल्ट कर रहे हैं वो नॉन पॉलिटिशियंस है, वो नहीं है जो अवाम के पास जाते हैं और लड़ते हैं और जीतते हैं और तकलीफ करते हैं और पार्टी बनाते हैं। वो दूसरी यही हैं ऑफिशियल्स, इनके पास जाते रहते हैं, इनकी बात सुनते हैं। लिहाजा
ये गलत है। और जहांगीर तरीन का इतना फॉलोइंग है इसलिए है कि इस आदमी ने बहुत किया है भाई। इस आदमी ने वाकई ही इसने पैसे भी खर्चे हैं और टाइम भी अपना और उस पर बिल्कुल हमने कल भी डिटेल में बात की थी। सही है, चलिए ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। अच्छा, लेकिन इसमें मैं जो बात उठाना चाह रही हूँ ये इमरान साहब कि वो ये जिक्र कर रहे हैं कि किसी की कॉल पर इंक्वायरी हो रही है। मैं देख लूँ अगर वो इस तरह का कुछ, अच्छा वो मेरा ख्याल है वो चल चुका है, लेकिन बहरहाल वो ये उन्होंने तासुर दिया है कि किसी ने कॉल की और उस पर ये इंक्वायरी हो रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसने कॉल की है ऐसी? देखें, वो कहते हैं कि जनाब बात ये कि FIR जो है वो लिखी इस्लामाबाद में गई है, US भी यहाँ भिजवा दी गई और फिर यहाँ दस्तखत हुए। और जो कॉल वो कहते हैं वो वही कॉल है कि जो जिस तरह भी लाली साहब ने कहा, इन्होंने 2 नाम लिए, वो तीसरा भी एक नाम लेते हैं और वो है सिविलियन जो एक हमारी खुफिया एजेंसी है उसके सरबराह का। वो कहते हैं ये 3 लोग हैं जो ये काम करते हैं। वो कहते हैं जी होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए इंक्वायरी, लेकिन शफाफ इंक्वायरी हो जिसको गैर जानिबदार जो लोग हैं वो करें। अब इसमें 2-3 चीज़ें जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। बात ये नहीं है जो जहांगीर खान तरीन के कल के इशाइये में जितने लोग शामिल हुए और आज 30 लोगों ने जिस तरह खत पे साइन करके वो खत भिजवाया, इनके पास लोगों की तादाद इससे ज़्यादा है, लेकिन वो ग्रेजुअली उसको बढ़ाएंगे ताकि प्रेशर बिल्ड करें। अच्छा, वो प्रेशर इसलिए नहीं बिल्ड करना चाहते कि वो अभी तहरीक इंसाफ की हुकूमत उल्टाना चाहते हैं, नहीं, वो हुकूमत नहीं उल्टाना चाहते, वो अपना वजन, सियासी वजन और कद मजीद बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अगले इलेक्शन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और नई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग शुरू हो चुकी है। ओके हिलाली साहब, ये न्यू पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है। अब जो ताकतवर हैं, ताकतवरों ने अब जो मामला देखे हैं, ये सारा मामला आप क्या समझते हैं कि ये ऐसे ही हो गया सारा? मैं ये सोच रही थी कि ये जो लोग इनके साथ हैं उन्हें क्या मिल रहा है, जो ये जहांगीर तरीन के साथ। अब मैं आपको बता देता हूँ उन्हें क्या मिल रहा है। इनमें से अभी राना सनाउल्लाह ने कुछ देर पहले क्या कहा था कि जी इनमें से आधे लोग वो हैं जिन्होंने हमसे राब्ता किया कि अगले इलेक्शन में आप हमें टिकट दें। क्यों? ये बहुत सारे वो लोग हैं जो इलेक्टेबल्स हैं। अच्छा, इनको थोड़ी सपोर्ट चाहिए होती है। ये समझते हैं कि खासतौर पे पंजाब में PTI परफॉर्म नहीं कर पाई, इसलिए अगले इलेक्शन में हमें इससे इलेक्शन नहीं लड़ना। अब जो आपने कहा कि ये क्यों साथ है और इनका फायदा क्या है, इनका फायदा ये है कि वही ताकतवर अगर इनको कहीं एडजस्ट करवाते हैं तो ऐसी जगह पे एडजस्ट करवाएंगे जहां से फ्यूचर में इनकी सीट फिर सिक्योर हो सके। ठीक है, आप देखें बाप, चौधरीज, GDA, ये सारी चीजें मिलके, और अब तरीन साहब, ये सारी चीजें मिलके अब आप देखेंगे कि ये भी ये हमख्याल ग्रुप पहली दफा नहीं बना। आप ये हमख्याल ग्रुप पहले भी बनते। हिलाली साहब, आप भी इस थ्योरी से एग्री करेंगे कि ये आगे की इलेक्शन की तैयारी, क्योंकि अभी तो वो गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, अभी छोड़ के जहांगीर तरीन के साथ क्यों जाएंगे जो कि बंदा एक मुश्किल में है? देखिए, सीधी सादी बात है, इन्होंने खुद कहा है कि वो फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बना रहे हैं, वो एक गवर्नमेंट को गिराने के लिए नहीं निकले हैं। उनके मसले हैं और वो चाहते हैं इमरान खान को मिले, और इमरान खान को मिलना चाहिए। मैं समझता हूँ ज़रूर मिलेगा उनको, और उनको अपना व्यू पॉइंट पेश करेगा और वो उसको अपना व्यू पॉइंट करेंगे और ये मामला हल हो जाएगा। अच्छा, मगर एक चीज है, एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, जो मैं नहीं चाहता, जो हम सब इस प्रोग्राम में नहीं चाहना चाहिए, और वो ये है कि इसका मतलब ये कभी नहीं होना चाहिए कि इंसाफ रुक जाए। ये जो इन्वेस्टिगेशन और उसके प्रोसेसेस हैं, दे मस्ट कंटिन्यू। और अगर इमरान खान इनको ये वापस ले लें, इसलिए उसको खुश करना चाहता है अपने लोगों को, पब्लिक इसको नोटिस करेगी और इसका बुरा इंपैक्ट होगा, वेरी बैड इंपैक्ट होगा। तो फिर तो ये एक बड़ा सवाल है हिलाली साहब। जहांगीर तरीन नहीं, जहांगीर तरीन इसको रिकग्नाइज किया है और कहता है कि करो इन्वेस्टिगेशन, मगर 9 FIR से मेरे फैमिली के 3 है, 80 लोग हैं भाई,
कितने सारे मैं तो खुद कल ये सवाल उठा रही थी कि अगर वो क्लीन है तो फिर वावेला किस बात का है? जैसे हम ऑपोजिशन के लिए ये बात कहते हैं, वो भी कोर्ट्स में पेश हो और क्लियर हो जाए। पहली बात ये कि अब इमरान खान अगर चाहें भी तो अब ये तहकीकात रुकवा नहीं सकते, क्योंकि उनके लिए अपना उनको बहुत नुकसान होगा। लिहाजा अब मैक्सिमम ये हो सकता है कि ये जैसे जहांगीर तरीन ने मुतालबा किया है कि जी इंडिपेंडेंट कमेटी बना दें, इंडिपेंडेंट लोगों से कराएं, तो वो शायद जो तहकीकाती कमेटी या टीम है उसमें कुछ चेंजेस कर दें। लेकिन इसमें भी तो फिर सवाल होंगे ना कि मुल्जिम अगर बात है इसका मतलब वो अपनी मर्जी के जजेस बिठा लेगा। ये बात नहीं है, ये तो हर जगह पे होती है आपके पास कंडीशन। आप जज के खिलाफ भी एप्लीकेशन दे के अदालत चेंज करवा सकते हैं कि जनाब मुझे इस पे इतमाद नहीं है, आप बराए मेहरबानी ये चेंज करवा दें। ये तो कानून में प्रोविजन मौजूद है। मामला ये नहीं है, मामला ये है कि इस वक्त जो पोजीशन बन गई है, जहांगीर खान तरीन साहब ये सिर्फ चाहते हैं कि जी मामला सिर्फ मेरे पे ना अटके, दूसरे जो लोग हैं सब के लिए ये सारा मामला हो। अब इमरान खान साहब को ये मैसेज दिया जा रहा है, वही लोग जो जहांगीर तरीन के मुताबिक उनके दुश्मन हैं, वो उनको ये कह रहे हैं कि जहांगीर तरीन इस सारे इशू पे आपको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। असल में इस तरह एक्सप्लॉइट करके वो बचना चाह रहे हैं। हाँ जी। दूसरी तरफ इमरान खान साहब की तरफ से अब हमारे एक दोस्त है, उन्होंने इस्लामाबाद के साफी, उन्होंने तो ट्वीट भी कर दिया इस पे हिलाली साहब कि इमरान खान ने शाह महमूद कुरैशी के जरिए तरीन साहब को मैसेज दिया है, लेकिन और तरीन साहब ने लेकिन उसके लिए कुछ शराइत रखी है। अब अगर बात यहाँ तक पहुंची है तो ये आप देखेंगे कि बात हो जाएगी, इनकी मुलाकात भी हो जाएगी। लेकिन कभी भी हिलाली साहब ने जो कहा था ना कि ये कहते हैं जब भी आज तक पाकिस्तान की तारीख में हम ख्याल ग्रुप बने हैं या फॉरवर्ड ब्लॉक बने हैं, आप तारीख उठा लें, उन्होंने कभी ये नहीं कहा शुरू में कि हम हुकूमत गिराने के लिए बने हैं। उन्होंने हमेशा ये बात की है कि हम अपने हक के लिए बने हैं। और मैं फिर आपसे ये कह रहा हूं, ये न्यू पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है, ये अपने हक के लिए बात शुरू होने वाली कहीं और जाएगी। लेकिन शाह महमूद कुरैशी तो यही कह रहे हैं कि जी हिलाल साहब आप कर लीजिए बात। नहीं, देखिए सीधी सादी बात यह है, जब बेनजीर थी उसके पास भी एक कोएलिशन गवर्नमेंट था। ये कोएलिशन पार्टनर जो हैं, हर पार्टनर अपने मुफाद के लिए, अपने एडवांटेज के लिए लीडर ऑफ द टीम जो होती है, वो लीडर ऑफ द गवर्नमेंट उसके पास आके चीजें मांगते हैं। मैंने परसों आपको बता रहा था कि फजल रहमान 2 एम्बेसडरशिप्स ले गया जो मुझे हुक्म मिला था कि इनको तो ये क्या चाह रहे हैं लाली साहब, इनसे जान लेते हैं। नोमान लंगड़ियाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ये सूबाई वजीर भी हैं और जहांगीर तरीन साहब के शाइये में भी मौजूद थे, तो इनसे जान ले आखिर ये लोग क्या चाह रहे हैं, क्या प्लान्स हैं इनके। शुक्रिया आपका नोमान लंगड़ियाल साहब। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो यही फरमा दीजिए कि क्या करना चाह रहे हैं आप लोग, क्या ये प्रेशर ग्रुप है, क्या खान साहब के खिलाफ भी खड़ा होना पड़ा तो हो जाएंगे जहांगीर तरीन के लिए? देखें जी, एक तो सबसे बड़ी बात है कि ये कोई ग्रुप शिप नहीं है, ना हम इसको ग्रुप कंसिडर करते हैं। और दूसरी बात ये है कि हम इंशाल्लाह ताला ना पीटीआई के खिलाफ खड़े होंगे और ना पीटीआई को नुकसान पहुंचाएंगे। हमारा तो सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा है और बिल्कुल सिंपल सा एजेंडा है कि हम चाहते हैं कि जहांगीर खान तरीन जो हमारे पार्टी के इम्पोर्टेंट रुकन हैं और उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है हमारी पार्टी के अंदर, हम ये चाहते हैं, जैसे वो फरमा रहे हैं कि मुझे इस इन्वेस्टिगेशन टीम पर यकीन नहीं है, ये बायस्ड है, ये किसी के कहने पे चल रही है, तो ये एक कॉमन मैन का भी राइट बनता है कि किसी भी जज पे या किसी भी इन्वेस्टिगेशन टीम पे किसी को एतमाद ना हो, तो वो चेंज होनी चाहिए और वो होती है, हमेशा चेंज होती है। तो हम तो 1 पॉइंट एजेंडे पे हैं कि तो अगर इस बारे में प्राइम मिनिस्टर साहब से पहले बात हुई है, कोई राब्ता किया, उन्होंने क्या बात नहीं सुनी? देखिए, अभी 2-3 दिन पहले ही FIR आपको पता है कि इनके खिलाफ कटी थी, तो उसके बाद जब हम इनके साथ राब्ते में आए तो ये अभी 2-3 दिन का ही सारा मामला हुआ है। और कल रात को जो बैठ के हमने डिसीजन लिया है वो यही था, सारे पार्लियामेंटेरियंस का यूनानिमस डिसीजन था कि हम PM साहब को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमसे बिलमुहाशा मुलाकात करें और हमें मौका दें कि हम जो हमारे दिल में है या जो हम आपको बताना चाहते हैं वो आपको गोश गुजार करें। उसके बाद
जो फैसला करना है अल्टीमेटली आप हमारे हेड हैं, आप जो फैसला करेंगे हमें काबिल कबूल है, उसमें हमारा कोई किसी तरह का और एक्स्ट्रा इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा नुमान लंगड़ियाल साहब, ये बताइएगा कि वज़ीर आज़म आपसे बिल मुशाफा मिल लेते हैं, आपकी मुलाकात हो जाती है, समझिए कल मुलाकात हो जाती है, उसमें वो फ्लैटली रिफ्यूज़ कर देते हैं, वो कहते हैं नहीं यही टीम इंक्वायरी करेगी और मैं कुछ नहीं सुनूंगा, तो फिर आपका मौक़िफ़ क्या होगा? इमरान भाई देखें, बात यह है कि इतना सख्त स्टांस तो कोई भी नहीं लेता। आप तो किसी जज के पास जाएं, आप किसी एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाएं, तो इतना सख्त स्टांस तो कोई भी नहीं लेता। ये तो हमारे पार्टी हेड हैं और हमने अपना दुख तकलीफ किसको कहना है, वो अपने पार्टी हेड को ही कहना है। और मुझे नहीं लगता कि इस तरह की मतलब कि एक इन्वेस्टिगेशन टीम है वो नहीं काबिल कबूल, तो इतना बड़ा ये डिपार्टमेंट है, वहां से दूसरी अल्टरनेट इन्वेस्टिगेशन टीम तैयार हो सकती है। तो ये इमरान भाई इतना बड़ा इशू नहीं है। और जैसे कि अब आपको पता है कि रमजान शरीफ भी आने वाला है, अल्लाह के फजल करम से ये आजकल में मामला वैसे ही सॉर्ट आउट हो जाना है और इसके बाद आप देखेंगे कि ये बात दोबारा नजर ही नहीं। नुमान लंगड़ियाल साहब, ऑपोजिशन तो आप लोगों पे नजरें जमाई बैठी है कि आप लोग बड़ा उनके कोई काम आ जाएंगे या इस तरह कोई राब्ते हुए हैं ऑपोजिशन जमातों से? देखिए बात सुने, जब हम पीटीआई में आए थे तो आपको पता है कि जो हमारे साथी थे पार्टी में लोग आए थे, वो पता नहीं कहाँ से अपनी पार्टियां पिछली छोड़ के आए थे। अब हमारे पास आगे रास्ता भी कोई नहीं है और हमारे पास आखिरी उम्मीद की किरण भी हमारा प्राइम मिनिस्टर ही है। इस पे हमें जो सबसे बड़ा फख्र है कि पूरी दुनिया में इसकी शनाख्त है कि ईमानदार है, मुखलिस है और हम इसी के साथ चलना चाहते हैं और इंशाल्लाह ताला हम इसी के साथ ही चलेंगे। तो इसलिए हमारे ना कोई हमारे पास, लेकिन अगर किसी एक को चुनना पड़े, जहांगीर तरीन या इमरान खान, तो फिर क्या करेंगे? देखिए ये दोनों हमेशा आपस के साथ चलते आए हैं और आज भी इंशाल्लाह ताला हम सारे दोस्त मिलके इस गलतफहमी को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो तरीन साहब ने तो आपके सामने हर दफा कहा कि ना मैंने पार्टी छोड़ी है ना छोड़नी है। इसके बाद और कौन सी गवाही चाहिए कि हम अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका लंगड़ियाल साहब, आपने वक्त निकाला। तो बहरहाल जनाब ये हाल है। इमरान साहब मैं ब्रेक ले लेती हूँ, फिर उस पर मज़ीद भी बात होती रहेगी, लेकिन बात वही है कि लंगड़ियाल साहब का यही कहना है कि जी फ़िलहाल तो हम अपने कायद के साथ ही खड़े हैं, देखते हैं ये मामला मज़ीद फैलेगा या फिर यहीं पर सिमट जाएगा। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। बच्चों के खिलाफ जो ये बदकारी है और दूसरा रेप है। हमने कानून तो बड़ा सख्त बनाया है, लेकिन ये अकेला नहीं मुकाबला करेगा। माशरे ने फैसला करना है कि ये माशरे की तबाही है और इसकी वजूहात है। अगर आप फांसी बढ़ाते जाएं तो वो कोई तो उसका असर होगा ना। हमारे दीन में क्यों मना किया हुआ है? ये सारा जो पर्दे का कॉन्सेप्ट है ये क्या है कि टेम्पटेशन ना हो माशरे में। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ये बयान जब सामने आया है तो उसके बाद हमने देखा है कि सोशल मीडिया पर खासी तनकीद हो रही है। कुछ इसके हिमायत में बयान दे रहे हैं और कुछ लोग इसकी मुखालिफत कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इसका मतलब ये निकल रहा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो रेप और ज़िना के जो वाक़यात हैं उनको जोड़ा है बेसिकली हिजाब के साथ। और ये वही बात है जिस पर हमेशा बात हो रही होती कि जो विक्टिम है उसी को ही आप इल्ज़ाम दे रहे हैं सारे वाक़े का। तो क्या वजह है कि ये इस तरह ही इसको इंटरप्रेट किया जा रहा है या कोई कहानी और है इसके पीछे? इमरान साहब से जानते हैं। इमरान साहब, आपने ये बयान खुद भी सुन लिया, आपको क्या समझ आई, इसमें क्या मुतनाज़ बात है? देखिए ये बड़ा नाजुक मामला है और आम तौर पे किसी भी नाजुक मामले पे कोई भी बयान दिया जाए ना, कोई बात की जाए तो वो मुतनाज़ बन जाती है। तो मैं तो खुद ये कोशिश करूंगा कि बड़ी नपे अंदाज में कमेंट करें। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने कोई इतनी गलत बात नहीं की। उसकी बुनियादी वजह ये है कि बिल्कुल सज़ा सख्त से सख्त होनी चाहिए। और इस्लाम में जो रेप की और ज़िना की सज़ा है वो तो मैं समझता हूँ कि आखिरी बात है। उस पर अमल 100% हो तो वैसे माशरे में ये वाक़यात कम हो जाए। लेकिन आप 100% इसको करार नहीं दे सकते कि सिर्फ फहाशी ही उसकी वजह। लेकिन अगर आप फहाशी पे कंट्रोल कर लें तो उसमें वाकई कमी ज़रूर हो सकती है। क्योंकि देखिए कुरान पाक जो है उसमें अल्लाह ताला क्या फरमाता है, सूरह अहज़ाब की जो आयत नंबर 59 है उसमें अल्लाह कहता है नबी अपनी बीवियों से और अपनी साहबजादियों से और मुसलमानों की औरतों से कह दो कि वो अपने ऊपर अपनी चादरें लटका लिया करें।
इससे बहुत जल्द उनकी शनाख्त हो जाया करेगी, फिर सताई ना जाएंगी और अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। अच्छा, अब सिर्फ औरत को ही नहीं कहा, मर्द की भी बात सुन लें। सूरह नूर की आयत नंबर 30 में अल्लाह ताला क्या फरमाता है, ईमान वालों से कह दो कि वो अपनी निगाह नीची रखा करें और अपनी शर्मगाहों को भी महफूज रखें, यह उनके लिए बहुत पाकीज़ा है, बेशक अल्लाह जानता है जो वो करते हैं। अब देखें, मर्दों को भी कहा है कि अपनी आंखों की भी हिफाजत करो और किसी को गलत नजर से ना देखो। आप जिस तरह अपनी माँ को देखते हैं, जिस तरह अपनी बहन को देखते हैं, जिस निगाह से अपनी बेटी को देखते हैं, अगर माशरे की तमाम खवातीन को आप उसी नजर से देखेंगे तो आपका मामला दूसरा। तो आपके नजदीक इसमें कोई खास ऐसी बात नहीं थी। लेकिन हिलाली साहब, क्या इमरान खान साहब अपनी बात को सही तौर पे कन्वे नहीं कर पाते? इससे पहले भी हमने देखा है कि उनके बयानात तनकीद की जद में आ जाते हैं। तो क्या वो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स ठीक नहीं कर पाते, या फिर वाकई कुछ लोग महाज पर रहते हैं कि बस उनकी हर बात को गलत रंग दे के तनकीद की जाए? ये जो आपने कहा है ना, ये जो एक्सप्लेनेशन दिया है आपने, ये दूसरा, ये बिल्कुल सही है। क्या कहा था उसने भाई, क्या चीज़ उसने कहा था जो ऑब्जेक्शन आप ले रहे हैं? मैं माफ़ करिए, वो कह रहा है वल्गैरिटी और प्रोवोकेटिवनेस अवॉइड करो, इसलिए कि कुछ लोग हैं हमारे माशरे में, आदमी हैं जो अनकंट्रोलेबल अर्जेस होते हैं उनके, वो रोक नहीं सकते। उनके लिए इट्स एन इलनेस, इट्स अ डिजीज। जैसे आप डिजीज होते हैं ना, आप कुछ कर नहीं सकते हैं अगर आपके पास डिजीज है, तो इट्स लाइक दैट, वो रोक नहीं सकते, तो वो जाके हरकतें करते हैं। और ये सब दूसरे जो हैं, बस वो क्रिटिसाइज करना था इसको। आपने देखा है कि वो जो एक दफ़े, आपको याद है, मुशर्रफ ने कहा था कि मुख्तार भाई और ये वो रेप चार्जेस के बारे में उसने कहा था, हाँ, ये जो औरतें होते हैं हमारे, ये इनको बड़ा कन्वीनियंट है, कह दें कि ये रेप हो गए तो फिर उनको असाइलम मिल जाता है। वो गलत था, दैट वॉज रॉन्ग। और ख़ास तौर उन्होंने जिसकी एग्जाम्पल दिया था वो रॉन्ग था, और लोगों ने कहा वो गलत है और सही कहा। ये आदमी कह रहा है यार वल्गैरिटी को अवॉइड करो, प्रोवोकेटिवनेस अवॉइड करो, इसलिए कि अगर आप यू ड्रेस इन अ वे, आपको शायद महसूस ही नहीं होगा और बहुत सारे लोगों को महसूस नहीं होगा, मगर शायद ऐसे लोग हैं जो अनकंट्रोलेबल अर्जेस के शिकार हैं, वो तो ये होता है। मगर ये मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, सब छोड़ें, ये जो पोर्नोग्राफी है, जो हर फोन पे पोर्नोग्राफी होता है इस मुल्क में, उसका क्या कर रहे हैं आप भाई? बिल्कुल सही। माने यही लोग जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो ये क्यों नहीं करते हैं कि उसको खत्म करो? और वो हो सकता है, क्यों नहीं? बिल्कुल, इसमें तो हमें नजर आ रहा है कि दो तबके बिल्कुल आमने सामने आ गए। वैसे भी वज़ीर आज़म रियासत का सरबराह होता है, वो किसी चीज को अगर बेकार समझता है तो उसे बिल्कुल करनी चाहिए। और मैं यहाँ उन्हें दाद भी देना चाहता हूँ, ऐसी बात करने के लिए हिम्मत चाहिए और इमरान खान वो हिम्मत कर लेते हैं, क्योंकि क्रिटिसिज्म की तो उन्हें आदत हो गई है लगता है 2.5 साल में। खत्म हो गया नाजरीन, इंशाल्लाह फिर आपसे कल मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।